बहुत लोगों को लगता है ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड होता है, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर सिर्फ $1 भी बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल रफली $1.8 बिलियन से इंक्रीज हो जाता है। वेस्ट एशिया का सिचुएशन लॉन्ग टर्म में कैसे भी अनफोल्ड हो, सिर्फ इस वीकेंड ही ब्रेंट क्रूड $88 से बढ़कर लगभग $120 पर बैरल तक पहुंच गया है। दैट्स अ $30 मूव, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। एंड जब ऐसा मूव होता है तो मार्केट्स में सिर्फ ट्रेडर्स पैनिक नहीं करते, दिल्ली में भी कैलकुलेटर्स निकल आते हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि प्रोलॉन्ग्ड ऑयल शॉक के केस में इंडिया एशिया की मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमीज में काउंट हो सकता है। एक्सट्रीम सिनेरियो में इम्पैक्ट $100 बिलियन तक का ग्रोथ ट्रैक क्रिएट कर सकता है, विच इज रफली 2.5% ऑफ इंडियाज जीडीपी। क्योंकि जब क्रूड ऑयल इतनी तेजी से मूव करता है तो मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। एफआईआईज रिस्क ऑफ मोड में शिफ्ट होने लगते हैं, रुपी प्रेशर फेस करता है और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल कंपनीज, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स और फर्टिलाइजर प्लेयर्स के कॉस्ट कैलकुलेशंस भी चेंज होने लगते हैं। अभी के लिए तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि वी हैव इनफ ऑयल फॉर 6 to 8 वीक्स, लेकिन अगर ऑयल शॉक अगर थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो गया तो इन्फ्लेशन, करेंसी और इक्विटी मार्केट्स तीनों एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे राइजिंग क्रूड ऑयल इंडिया की इकोनॉमी को एग्जैक्टली कैसे इम्पैक्ट करता है, स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और कौन से सेक्टर एक्चुअली बेनिफिट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। हमने इस एस्पेक्ट को हमारी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, आप उस वीडियो को इधर देख सकते हैं। रफली 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट हम इम्पोर्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हमारी इकोनॉमी ग्लोबल ऑयल शॉक से इंसुलेटेड जरा भी नहीं है। एसबीआई रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्स्ट के सिनेरियो में ऑयल $130 तक चला गया तो ये इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को भी 6% की तरफ ट्रैक कर लेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर नहीं है, पेन और भी लेयर्ड है। इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अगर ऑयल $10 पर बैरल इंक्रीज करता है तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रफली 30 to 40 बेसिक्स पॉइंट तक वाइडन हो सकता है। और अगर प्राइसेस $100 पर बैरल के आसपास सस्टेन रह जाएं तो करंट अकाउंट डेफिसिट रफली 1.9% to 2.2% ऑफ जीडीपी के जोन में मूव कर सकता है। अब यहाँ समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना क्रिटिकल क्यों है। ये बेसिकली वो गैप है जो तब क्रिएट होता है जब कंट्री का इंपोर्ट बिल उसके एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इनफ्लोज से ज़्यादा हो जाता है। जब सीएडी वाइडन होता है तो इकोनॉमी को इंपोर्ट्स पे करने के लिए ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। इससे रुपी पर प्रेशर आता है और मैक्रो स्टेबिलिटी थोड़ी फ्रेजाइल हो सकती है। यहीं से सेकंड प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होता है, दैट इज करेंसी। एंड देन जब ऑयल इंपोर्टर्स को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं तो नेचुरली डॉलर डिमांड इंक्रीज होती है। अगर उसी टाइम ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाएं तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एज यहाँ पर लिक्विडिटी क्राइसिस भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ रीसेंट डेज में देखने को मिली। रुपी 92.33 पर डॉलर तक स्लिप कर गया, जो कि एक फ्रेश लाइफ टाइम लो है। आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा, सेंट्रल बैंक ने डॉलर सेल किए मार्केट वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने के लिए। अब यहीं आता है तीसरा प्रेशर पॉइंट, विच इज इन्फ्लेशन। ऑयल इन्फ्लेशन का ट्रांसमिशन किसी केस में डायरेक्ट होता है और कुछ में क्वाइटली इनडायरेक्ट चैनल से इकोनॉमी में स्प्रेड होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियस है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी प्राइसेस के थ्रू, लेकिन रियल इम्पैक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन चैनल्स में दिखता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कॉस्ट स्पाइक करता है, एयरलाइंस और लॉजिस्टिक कंपनीज का फ्यूल बिल शार्पली इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक कमोडिटी प्राइस मूव ग्रेजुअली पूरे इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर को रीप्राइस करना स्टार्ट कर देता है। अभी के लिए इंडिया के एनर्जी सिचुएशन में एक टेम्परेरी क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, गिवन द सफिशिएंट बफर ऑफ 7 to 8 वीक्स दैट वी हैव मेंटेन, जिसकी वजह से एटलीस्ट पंप पर पेट्रोल प्राइसेस इमीडिएटली स्पाइक नहीं होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कब तक लास्ट करेगा? अगर 2-3 महीने तक एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो इवेंचुअली प्राइस पास थ्रू अनअवॉइडेबल हो जाता है और तब इम्पैक्ट ग्रेजुअली सीपीआई इन्फ्लेशन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है और फिर हमें एक नए डायमेंशन को भी इक्वेशन में लाना पड़ेगा। अगर एलपीजी और फर्टिलाइजर कॉस्ट स्पाइक करते हैं तो गवर्नमेंट को सब्सिडी बर्डन अब्जॉर्ब करना पड़ता है। ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शंस 4.5% ऑफ जीडीपी के जोन में मूव कर चुके हैं आफ्टर द लेटेस्ट जीडीपी रिविजन्स। अगर ऑयल शॉक प्रोलॉन्ग रहा तो प्रेशर सिर्फ इन्फ्लेशन पर नहीं पड़ेगा बट गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर भी पड़ेगा और इसलिए ऑयल स्पाइक्स को इकोनॉमिस्ट एक ट्रिपल शॉक बोलते हैं।
विच इज़ इम्पोर्ट बिल प्रेशर, करेंसी बिल प्रेशर एंड इन्फ्लेशन प्रेशर। 3 अलग चैनल्स ऑफ प्रेशर सिर्फ एक ही कमोडिटी से ट्रिगर हो जाते हैं, और जब ये मैक्रो प्रेशर्स बिल्ड होते हैं तो नेचुरली फाइनेंशियल मार्केट्स भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट्स का रिएक्शन हर सेक्टर में सेम नहीं होता। कुछ सेक्टर्स डायरेक्टली प्रेशर फेस करते हैं, कुछ सेक्टर्स सरप्राइजिंगली बेनिफिट भी कर सकते हैं। और अब हम एग्जैक्टली वही ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से राइजिंग क्रूड ऑयल का सेक्टर बाय सेक्टर इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे ऑब्वियस एग्जांपल एविएशन है। एयरलाइंस के लिए फ्यूल कोई छोटा एक्सपेंस नहीं होता। एविएशन टर्बाइन फ्यूल टिपिकली 30 to 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस जब स्पाइक करते हैं तो एयरलाइन इकोनॉमिक्स इंस्टेंटली डिटोरिएट होने लगते हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ब्रेंट में हर $5 इंक्रीज से इंडिगो की अर्निंग्स रफली 13% तक फॉल कर सकती है, अज्यूमिंग रुपी स्टेबल रहे। लेकिन करंट सिचुएशन में एयरलाइंस एक और चैलेंज फेस कर रही है। वेस्ट एशिया के एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फ्लाइट्स को लॉन्गर रूट्स फ्लाई करने पड़ रहे हैं। एशिया से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स ट्रेडिशनली गल्फ हब्स जैसे दुबई और दोहा के थ्रू ट्रांजिट करती हैं। अगर ये रूट्स डिसरप्ट हो जाएं तो फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ता है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी। फिर आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे प्लेयर्स। लॉजिकली लगता है कि ऑयल कंपनीज को ऑयल स्पाइक से बेनिफिट होना चाहिए। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इन कंपनीज का चैलेंज ये होता है कि क्रूड ऑयल का इनपुट कॉस्ट इमीडिएटली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस उतनी जल्दी इंक्रीज नहीं किए जा सकते। इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की वजह से पास थ्रू डिले हो जाता है। इसलिए एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि सस्टेन्ड क्रूड प्राइस स्पाइक अबव $92 to $94 BBL का सेक्टर वाइड एबिटा इम्पैक्ट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस तक पहुंच सकता है अगर पंप प्राइसेस इमीडिएटली एडजस्ट ना हो। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट के बाद ओएमसी स्टॉक्स बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा शार्पली करेक्ट हुए हैं। वहीं इंटरेस्टिंगली रिलायंस स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, बट हाउ? वेल, रिलायंस एक प्योर रिफाइनर प्लस एक एक्सपोर्टर है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस दोनों मूव करते हैं तो जो डिफरेंस होता है प्रोडक्ट प्राइसेस और क्रूड कॉस्ट के बीच, उसे ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन या जीआरएम बोलते हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रिफाइंड फ्यूल प्राइसेस क्रूड से ज़्यादा फास्ट बढ़ते हैं तो रिफाइनिंग मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं और रिलायंस जैसी कॉम्प्लेक्स और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बट अनलाइक रिलायंस, ओएमसीज जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल का बिजनेस सिर्फ रिफाइनिंग नहीं है। उनका मेजर बिजनेस रिटेल फ्यूल मार्केटिंग है। और इंडिया में पेट्रोल डीजल प्राइसेस कंप्लीटली फ्री मार्केट नहीं होते। अगर क्रूड ऑयल सडनली स्पाइक करे और रिटेल प्राइसेस इमीडिएटली इंक्रीज ना किए जा सके तो ओएमसीज को मार्केटिंग लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, गैस इकोसिस्टम में प्रेशर दिखना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है और इंपोर्टेड गैस का काफ़ी पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। जब कतार जैसे सप्लायर्स में डिसरप्शंस होते हैं तो चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। रिसेंटली गेल और आईओसी को इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए गैस सप्लाई रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ी, और जब इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई टाइटन होती है तो उसका इम्पैक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज में स्प्रेड हो जाता है। सबसे पहले इम्पैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर में दिखने लगता है। यूरिया प्रोडक्शन हेविली नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट होता है। इंडिया ऑलरेडी अपनी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट का रफली 1/3 इंपोर्ट करता है और रॉ मटेरियल्स का लार्ज पोर्शन गल्फ रीजन से आता है। गैस शॉर्टेज की वजह से कुछ यूरिया मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि जीएनएफसी के प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स उसके साथ शेयर प्राइस पर भी इम्पैक्ट आया है एज इट फेल 6% ऑन दिस डेवलपमेंट। वहीं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी थोड़ा प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया है। कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने वार्न किया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज की वजह से ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। महाराष्ट्र और बैंगलोर में हम ये ऑलरेडी प्ले आउट होता देख रहे हैं, जिसके चलते सेंटर ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक कर लिया है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई। फिर आते हैं पेंट्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर, जहां ऑयल लिंकेज थोड़ा हिडन होता है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग का रफली 30% कॉस्ट क्रूड लिंक डेरिवेटिव से आता है, लाइक सॉल्वेंट्स, रेजिन्स और पेट्रोकेमिकल इनपुट्स के थ्रू। जब क्रूड प्राइसेस स्पाइक करते हैं तो ये इनपुट कॉस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं और मार्जिन स्क्वीज होने लगते हैं। इसी वजह से पेंट कंपनीज जैसे कि बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स के स्टॉक्स ऑयल स्पाइक के दौरान प्रेशर फेस करते हैं। एफएमसीजी कंपनीज की स्टोरी थोड़ी सटल होती है। ऑयल डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी इनपुट्स ऑयल डेरिवेटिव से लिंक्ड होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक पैकेजिंग, पैराफिन वैक्स एंड मिनरल ऑयल्स। इसका मतलब जब ऑयल स्पाइक करता है तो पैकेजिंग कॉस्ट क्वाइटली इंक्रीज होने लगती है
और एफएमसीजी कंपनीज के लिए ये ट्रिकी सिचुएशन होती है। अगर वो प्राइसेस इंक्रीज करें तो मास मार्केट प्रोडक्ट्स में डिमांड स्लो हो सकती है। अगर प्राइसेस इंक्रीज ना करें तो मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। HUL के शेयर्स पिछले एक हफ्ते में 5.5% से करेक्ट हुए हैं, वहीं बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स जस्ट ओवर 3% डाउन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को ऑयल स्पाइक एक इनडायरेक्ट रूट से हिट करता है और वो है करेंसी के थ्रू। क्रूड प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो रुपये पर प्रेशर आता है। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब इंपोर्टेड इनपुट्स महंगे हो जाना। एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स और अप्लायंस बनाने के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। ये सब लार्जली इंपोर्टेड इनपुट्स हैं। ऑलरेडी कुछ अप्लायंस मेकर्स जैसे कि वोल्टास, LG और डाइकिन न्यू इन्वेंट्री हायर प्राइसेस पर लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। ऑटो इकोसिस्टम में भी रिपल इफेक्ट्स दिखे हैं। टायर कंपनीज के रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स हैं। अगर क्रूड प्राइसेस 20% तक इंक्रीज करते हैं तो टायर मैन्युफैक्चरर्स के इनपुट कॉस्ट भी शार्पली इंक्रीज हो जाते हैं। ये इवेंचुअली पूरी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करता है। कुछ सेक्टर्स पर इम्पैक्ट सप्लाई चेन्स के थ्रू आता है। स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर जिंदल स्टेनलेस ने भी शिपमेंट डिलेज की वार्निंग दी है, जो बताता है कि लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स तक पहुंच रहा है। कैपिटल गुड कंपनीज के लिए भी एक रिस्क इमर्ज होता है। इंडिया के कई इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स जैसे कि L&T के ऑर्डर बुक्स में मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट्स के सिग्निफिकेंट शेयर होते हैं। अगर रीजनल टेंशंस एस्केलेट हो जाएं तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्लो हो सकता है या टाइमलाइन एक्सटेंड हो सकती है। मेटल सेक्टर की पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। स्टील एक्सपोर्ट्स इंडिया की टोटल प्रोडक्शन का रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन है, इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम मार्केट में डायनेमिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट रफली 8% ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। अगर वहाँ सप्लाई डिसरप्शन होता है तो एल्यूमिनियम प्राइसेस एक्चुअली सपोर्ट हो सकते हैं, जिससे यहाँ के एल्यूमिनियम कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। Now there is more. Recently, Ultratech, Ramco, JK Cements and India Cements cracked up to 7%. मतलब उन्हें क्या टेंशन हो सकती है? Well, सीमेंट प्रोडक्शन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और इंडस्ट्री हेविली पेट कोक और कोल पर डिपेंडेंट है, और इंडिया अपनी पेट कोक रिक्वायरमेंट का लार्ज पोर्शन इंपोर्ट करता है, जिसका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से ट्रांजिट करता है। तो अगर इसकी वजह से पेट कोक कॉस्ट स्पाइक करते हैं तो सीमेंट कंपनीज के मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं। डिफेंस सेक्टर एक एग्जांपल है। रीजनल इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट्स को रिमाइंड करती है कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और इन्वेंट्री रेडीनेस क्रिटिकल है। इंडिया ऑलरेडी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और एम्यूनिशंस जैसे सेगमेंट्स में डिमांड स्ट्रक्चरली ग्रो कर सकती है। कंपनीज जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे प्लेयर्स इस मॉडर्नाइजेशन साइकिल का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने वार्न किया कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ऑयल फ्लो को डिसरप्ट करने की कोशिश की तो यूनाइटेड स्टेट्स 20 टाइम्स हार्डर रिस्पॉन्स देगा। मैसेज का इंटेंट काफी क्लियर था, ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट्स को सिक्योर रखना। मार्केट्स के लिए ये सिग्नल एक तरह से रीअश्योरेंस था कि मेजर पावर्स अभी भी ऑयल शिपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में प्रॉब्लम ये होती है कि स्टेटमेंट्स मार्केट को टेम्परेरीली काम कर सकते हैं, सर्टेनिटी क्रिएट नहीं करते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई ऑर्डिनरी शिपिंग रूट नहीं है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का रफली 20% इसी नैरो चैनल से पास होता है। मतलब अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ऑयल मार्केट सिर्फ प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं देखता, सप्लाई एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। और जब सप्लाई एंजाइटी बिल्ड होती है तो क्रूड प्राइसेस का बिहेवियर फंडामेंटली चेंज हो जाता है। प्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ कंट्रीज में जो प्रोडक्शन डिसरप्शन आया है उसे मार्केट में आने में भी टाइम लगेगा, इवन इफ देयर इज एन एंड टू द वॉर। इसलिए अभी मार्केट्स एक स्ट्रेंज बैलेंस में है। एक तरफ पॉलिटिकल सिग्नलिंग है जो सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी है कि ग्राउंड रियलिटी कैसे इवॉल्व होगी, और इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली इसी अनसर्टेनिटी को प्राइस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखें तो एक चीज़ क्लियरली समझ आती है, ऑयल स्पाइक सिर्फ एनर्जी मार्केट का इवेंट नहीं होता। ये एक कैस्केडिंग कॉस्ट शॉक है जो एविएशन से एफएमसीजी तक, फर्टिलाइजर से सेरेमिक्स तक और करेंसी से कैपिटल फ्लोज तक मल्टीपल लेयर्स में प्रोपोगेट करता है। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्रूड ऑयल प्राइसेस को सिर्फ कमोडिटी चार्ट के रूप में नहीं देखते, ये एक्चुअली पूरी इकोनॉमी का कॉस्ट थर्मोस्टैट होता है।
अगर आपको ऐसे ही डीप मैक्रो इनसाइट्स और मार्केट्स के पीछे की रियल स्टोरी समझनी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.